चलिए आज हम बात करते हैं शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य की, जो हमारे पाठ्यक्रम का अगला नाटक है। इस नाटक से पहले हम शंकर शेष के बारे में जान लें। शंकर शेष जी का जन्म 1933 बिलासपुर में हुआ था और एक सामंती परिवार में इनका जन्म हुआ था और 1956 से ये रंगमंच से संबंध हो गए थे। मतलब रंगमंच पे उनके जो नाटक है उनसे ये संबंध हो गए थे। रंगमंच पे ये अपने नाटकों को प्रस्तुत करने लगे थे। अब हम एक और द्रोणाचार्य की बात करें तो उस एक और द्रोणाचार्य नाटक जो है ये आपका 1977 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इनके अन्य नाटक भी हैं, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, पोस्टर, है ना, और वो सारे भी नाटक हैं। उससे पहले हम कुछ कथन की बात कर लें जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, है ना। जैसे पहला कथन यहाँ पे जो लिखे कि अरे लिखवा लो जो लिखवाना हो, लिखने की उम्र ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये शंकर शेष जी ने कहा है कि अरे लिखवा लो जो लिखवाना हो, क्योंकि लिखने की उम्र ज़्यादा नहीं होती। दूसरा, कब तक बंद होंगे धोबी के कपाट, कभी तो स्कूल जाएंगे, मैं निराश नहीं हूँ, दस्तक में दम होगा तो सारे भरकर स्कूल जाएंगे। तीसरा कथन कि डॉक्टरों ने एंजाइना बीमारी की बात बताकर इतना तो सिद्ध कर दिया है कि मैं दिल वाला आदमी हूँ, लेकिन ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं। आप सोचो कि कितने बेफिक्र आदमी होंगे, कितनी बेफिक्री से ये जीवन जीते हैं कि बीमारी होने के बाद, दिल की बीमारी हो गई है ना, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ, दिल वाला आदमी हूँ। दिल की बीमारी बता के डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है कि मेरे पास दिल है ना। तो उस बीमारी को वो कितने लाइटली ले रहे हैं, मतलब हल्के में ले रहे हैं, है ना। इनका प्रथम नाटक था बंधन अपने अपने। ठीक है, शंकर शेष जी के प्रथम नाटक की बात करें तो बंधन अपने अपने इनका प्रथम नाटक है। उसके बाद इनके प्रमुख नाटकों में आता है पहला अपना एक और द्रोणाचार्य है जो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। घरौंदा है, अरे मायावी सरोवर, ये इनका बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, अरे मायावी सरोवर। अगला है इनका रक्तबीज। ठीक है, फिर पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, ये अन्य महत्वपूर्ण नाटकों में आता है, खजुराहो का शिल्पी, है ना। फिर बिनवाती के दीप, चेतना, चेहरे, बाद का पानी, राक्षस, मूर्तिकार, आधी रात के बाद। ठीक है, तो इनमें से आपके एक और द्रोणाचार्य जो आपके पाठ्यक्रम में है, अरे मायावी सरोवर, ठीक है, खजुराहो का शिल्पी और राक्षस। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है ना। देखो, वैसे तो हम विस्तृत में पढ़ते हैं तो हमें सारे नाटकों का पता होना चाहिए, पर फिर भी हम अगर कुछ बात करें तो ये 4-5 नाटक जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, इनकी एकांकी भी है, एक प्याला काफ़ी, अजायब घर, विवाह मंडप और हिंदी का भूत। ठीक है, हिंदी का भूत, ये इनके क्या है, एकांकी है। अगर हम बात करें इनके नाटकों की तो हम देखते हैं कि खजुराहो का जो शिल्पी नाटक लिखा गया है उसका आधार ऐतिहासिक है ना। मतलब ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है, मतलब इतिहास की बात की गई है उस नाटक में। खजुराहो का शिल्पी जो है वो ऐतिहासिक है, एकमात्र ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक आधार। नाटक में कुल 8 पात्र हैं, इनमें 6 पुरुष हैं और 2 स्त्री पात्र हैं। यशोवर्मन, शिल्पी, अलका, ये प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, अब आप एक बात याद रखना कि हम अन्य नाटक जो या अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो वो इसलिए बात करते हैं कि किसी भी राइटर से केवल उसके एक नाटक से प्रश्न नहीं पूछा जाता है ना। जो एग्ज़ाम हमारा है ना, वो केवल इसलिए नहीं है कि आपके केवल एक राइटर से उसके उसी नाटक से संबंधित तथ्य पूछे जाए, जैसे एक और द्रोणाचार्य है ना, अन्य तथ्य भी पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अन्य तथ्य कौन से, जो उस नाटककार के अन्य नाटकों के तथ्य हो सकते हैं, है ना। उस नाटककार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जिनको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका
क्या हो गया हमारा, ये बाकी तत्व हो गए। अब हम बात करते हैं एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य जो है वो लेखक किस विषय पे गया है, तो ये शिक्षा जगत की विसंगतियां जो है ना, उन विसंगतियों पर ये व्यंग किया गया है। शिक्षा जगत की विसंगतियों पर ये नाटक जो है वो व्यंग किया गया है ना, मतलब शिक्षा में जो विसंगतियां हैं है ना, उन पे ये व्यंग है। ठीक है, इस नाटक में शंकर शेष जी ने द्रोणाचार्य नामक पौराणिक पात्र के मिथक का प्रयोग किया है। और किस लिए किया है, जो वर्तमान प्रोफेसर हैं है ना, और जो प्राइवेट कॉलेज में मतलब प्राइवेट शिक्षा संस्थान जो है उनमें वो कार्य कर रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है ना, उनकी दयनीय स्थिति जो है ना, आत्महंत स्थिति जो है, उस स्थिति का चित्रण किया गया है। ठीक है, जैसे द्रोणाचार्य जी जो थे ना है ना, तो वो अपने किसके प्रति, राज्य के प्रति बंधे हुए थे। उनको पता था कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूँ, फिर भी उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। ठीक है, कौरवों की तरफ से फिर भी युद्ध किया। तो उस प्रकार इसलिए उस पात्र को इन्होंने यहाँ से उठाया है और उसको किस रूप में प्रस्तुत किया है, जो निजी संस्थान है मतलब प्राइवेट शिक्षण संस्थान में जो प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाते हैं जो, उन पे। ठीक है, अब नाटक में कौन है, जो अरविंद है, वो स्थानीय प्राइवेट कॉलेज में अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा है। अरविंद आदर्शवादी, सिद्धांतवादी तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है ना। मतलब इसमें जब अगर हम द्रोणाचार्य की बात करें तो वो अरविंद है। ठीक है, ये कॉलेज में पढ़ाता है, इसका जो व्यक्तित्व है वो आदर्शवादी है ना, सिद्धांतवादी है, और वो अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करने में विश्वास रखता है। ये हमारा कौन, अरविंद है ना। इन्हीं गुणों पर मुग्ध होकर लीला ने अरविंद से विवाह किया था है ना। लीला कौन है, अरविंद की पत्नी है। अब यहाँ आपको समझते जाना है। ठीक है, अब इस नाटक में, ठीक है, इस नाटक में अगर हम बात करें आगे, तो प्राइवेट कॉलेज का प्रेसिडेंट जो है वो एक तेज तर्रार धूर्त व्यापारी है, जो कॉलेज की धनराशि का उपयोग अपने साहूकारी धंधे में करता है। मतलब उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो शिक्षा को केवल इसलिए चला रहा है ना, ताकि वो व्यापार समझ रहा है ना। शिक्षा को क्या समझ रहा है, वो व्यापार मात्र समझ रहा है, जिसका वो उपयोग क्या कर रहा है, शिक्षा के धन का उपयोग कहाँ कर रहा है, अपने साहूकारी धंधे में करता है। ठीक है, निसंदेह कॉलेज का प्रिंसिपल वह वैसा ही नियुक्त करता है। ठीक है, मतलब वो अपने ही जैसा प्रिंसिपल बनाता है कॉलेज के प्रिंसिपल को। ठीक है, उस पद पे। ठीक है, अगली, प्रेसिडेंट कॉलेज की अपनी जागीरदारी समझकर कार्य करता है। इसी कॉलेज में प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार भी पढ़ता है। राजकुमार अहंकारी, उज्जड़ और चरित्रहीन है। सभी प्रोफेसर उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करते हैं। मतलब अब जो राजकुमार है वो कौन है, वो यहाँ के प्रेसिडेंट का लड़का है, प्रेसिडेंट का लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, वो अहंकारी है, उज्जड है और चरित्रहीन है। ठीक है, राजकुमार। अब अगला हम इस नाटक में बढ़ते हैं आगे है ना। तो इस नाटक का कथानक कैसे आगे बढ़ता है वो हम देखते हैं। एक बार क्या होता है कि पेपर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो पेपर जब चल रहे होते हैं तो राजकुमार जो है वो डेस्क पे चाकू रख के है ना, छुरा रख के नकल करता है। पर जो अरविंद है प्रोफेसर वहाँ पे, उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले ऐसा ही किसने किया था, प्रोफेसर विमलेंदु ने किया था और उसको मार दिया गया था। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया था, विमलेंदु को मार दिया गया था। ठीक है, और फिर क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं भैया प्रोफेसर अरविंद का हस्त्र भी क्या होगा। आप लोगों को टेंशन है भैया, ऐसा एक बार और हो चुका है। ठीक है, पर उस बार क्या हुआ था, उस बार भी विमलेंदु को मार दिया गया था। ठीक है, फिर अगली कड़ी में चलते हैं। तुम देखते हैं प्रोफेसर अरविंद का एक शिष्य चंदू, जो प्रेसिडेंट था, उसके बेटे राजकुमार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ता है। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रिंसिपल के साथ मिलकर चंदू के विरुद्ध नकल का झूठा प्रकरण बनाकर विश्वविद्यालय को सूचित कर देते हैं और न्याय के लिए चंदू प्रोफेसर अरविंद से मिलता है। मतलब अब यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। जो चंदू है वो क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट के खिलाफ और उसके बेटे राजकुमार के खिलाफ संघर्ष करता है। पर प्रेसिडेंट प्रिंसिपल के साथ मिलके चंदू के खिलाफ उल्टा प्रकरण बना देते हैं है ना। वो उनकी नकल का बोलता है और ये क्या बोलते हैं कि चंदू ही नकल कर रहा था है ना। और कहाँ भेज देते हैं उसको, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में सूचित कर देते हैं। तो फिर चंदू क्या करता है, उसको पता ही कर अरविंद थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब अरविंद जो है वो अच्छे प्रिंसिपल हैं, वो ईमानदार है ना। तो उनसे सहायता मांगने के लिए उनसे मिलता है। ठीक है, फिर
अरविंद सहायता करना चाहते हैं, पर अरविंद को प्रेसिडेंट द्वारा दबाव तथा धमकी दी जाती है और उसका मित्र मधु से परिणाम से डराता है। ठीक है, पत्नी लीला भी उससे ये बोलती है, भैया तुम्हें परिवार की चिंता नहीं है, तुम्हें कैसी स्थिति हो जाएगी हमारी, है ना। तो अरविंद क्या करता है, राजकुमार के विरुद्ध जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उस रिपोर्ट को क्या कर लेता है, वापस ले लेता है ना। अरविंद क्या करता है, जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उस रिपोर्ट को वापस ले लेता है ना, और प्रेसिडेंट के फेंके टुकड़े को स्वीकार कर प्रिंसिपल का पद ग्रहण कर लेता है। मतलब अरविंद को डरा धमका के उसको हटा लिया जाता है और उससे बोलते हैं भैया अब तुझे प्रिंसिपल बना देंगे हम, तू पर अपनी शिकायत वापस ले ले। तो वो उस लोभ लालच में और उस डर में क्या कर लेता है, उसके टुकड़े स्वीकार कर लेता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के फेंके हुए टुकड़े स्वीकार करके प्रिंसिपल का पद ग्रहण कर लेता है। ठीक है, फिर विमलेंदु की आत्मा अरविंद को उसके नपुंसक आक्रोश तथा क्रोध के प्रति धिक्कारती है। मतलब जो विमलेंदु, कौन विमलेंदु है ना, आपको याद रखना, पीछे जो पढ़ाया जाता है उसको याद रखना। विमलेंदु कौन था, है ना, विमलेंदु भी एक प्रोफेसर था जिसने राजकुमार को एक बार पकड़ लिया था नकल करते हुए, पर उसकी हत्या कर दी थी, है ना। तो अब उसकी आत्मा अरविंद को उसके नपुंसक आक्रोश तथा क्रोध के प्रति धिक्कारती है। तुम्हारा जो आक्रोश है, तुम्हारा जो क्रोध है वो कैसा है, नपुंसक है। ठीक है, द्रोणाचार्य के नपुंसक क्रोध तथा आक्रोश से परिचित करती है। ठीक है, चंदू को अरविंद की इस गद्दारी के प्रति क्रोध आता है। प्रोफेसर अरविंद अपनी रिपोर्ट नहीं बदलते, बल्कि चंदू को ही नकल करने के झूठे आरोप में कॉलेज से रेस्टिकेट करवा देते हैं। मतलब जो अरविंद इतना जो ईमानदार था, वो अरविंद अब उन चंगुल में फंस के, उनकी धमकी में और लोभ लालच में फंस के उसी चंदू को क्या करवा देते हैं, कॉलेज से बाहर करवा देते हैं। ठीक है, फिर अगली कड़ी हम देखते हैं, है ना, अगली कड़ी हम देखते हैं तो अनुराधा है ना, अनुराधा है जो कि चंदू की क्या है, प्रेयसी है ना। तो वो चंदू का इंतजार कर रही है, पर राजकुमार उसका बलात्कार कर लेता है। ठीक है, और इन दोनों को जब ये बलात्कार करता है तो अरविंद उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है और अरविंद की गवाही के साथ अनुराधा शिकायत दर्ज, मतलब अरविंद तब भी साथ देने की सोचता है और अनुराधा क्या करती है, शिकायत दर्ज करवा देती है। फिर लीला जो अरविंद की पत्नी है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक बार बता दिया तो इनको आपको याद रखना है। तो लीला कौन है, अरविंद की पत्नी है। तो वो गवाही देने से अरविंद से मना कर देती है, ये तू मना, मतलब तुझे क्या करना है, गवाही नहीं देना है। गवाही अगर तू देगा तो फिर तो तेरे पास दोबारा वही होगी और तेरा पद और ये सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी और हम फिर से क्या जाएंगे, रोड पे। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल की पत्नी है और प्रिंसिपल पद पर रहते उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, तो वो भी उन्हीं में क्या हो जाती है, लिप्त हो जाती है ना, उन्हीं की आदी हो जाती है। इसलिए वो सत्य का साथ देने से मना कर देती है। किससे, अरविंद से। ठीक है, अरविंद से मना करती है लीला। ठीक है, फिर अरविंद, अनुराधा को अरविंद के बदलने का डर रहता है। यहाँ अरविंद प्रेसिडेंट की धमकी से आत्मसमर्पण कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप अनुराधा आत्महत्या कर लेती है। मतलब अरविंद फिर दोबारा क्या करता है, अपना गवाही नहीं देता है। ठीक है, प्रेसिडेंट से फिर डर जाता है और फिर गवाही देने से मना कर देता है। इसलिए अनुराधा क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, फिर अगली कड़ी में देखो, अब इस यहाँ अपने नाटक में थोड़ा सा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट जगता है। एक दिन क्या होता है, प्रिंसिपल अरविंद और प्रेसिडेंट एक दिन पहाड़ी पर टहल रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट जो है उनकी हत्या, मतलब सॉरी, उनकी मृत्यु हो जाती है चोटी से गिर के। ठीक है, और अरविंद पर ही उनकी हत्या का आरोप लगा दिया जाता है। और इन सब का चश्मदीद गवाह कौन रहता है, चंदू, जो इसका प्रिय शिष्य था। ठीक है, वो क्यों जाता है उस पहाड़ी पे, वो आत्महत्या करने जाता है, बेचारा परेशान हुआ आके। पर फिर वो क्या सोचता है, चलो भैया अब इनको ही हम अब देखते अपन इसको, अरविंद को ना, जिसने हमारे साथ बुरा किया। एक तो चंदू को वो करवा दिए, कॉलेज से बाहर करवा दिया, और दूसरा उसकी जो अनुराधा थी ना, उस अनुराधा के उसमें पक्ष में गवाही नहीं दी तो उसने आत्महत्या कर ली। तो चंदू दुखी हो जाता है, तो इसलिए फिर वो सोचता है चलो अपन हिसाब बराबर करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर अरविंद को सजा हो जाती है। प्रोफेसर अरविंद की नियति विमलेंदु की आत्मा की भाषा में द्रोणाचार्य जैसी हो जाती है। ठीक है, मतलब अब अरविंद को ही सजा हो गई। ठीक है, इस जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया है ना, उसने कुछ नहीं किया, उसको पर सजा हो जाती है।
है ना, और उसकी जो उसकी जो स्थिति है वो द्रोणाचार्य के जैसी हो जाती है। किसकी? विमलेंदु की आत्मा की भाषा। मतलब विमलेंदु पहले हत्या कर दी गई थी, तो विमलेंदु की आत्मा वो क्या बोलता है कि तू द्रोणाचार्य है, तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पीटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धारा में लकड़ी की ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज का द्रोणाचार्य, तू द्रोणाचार्य है। ये कौन कह रहा है? विमलेंदु की आत्मा कह रही है अरविंद से। ठीक है, तो इस प्रकार के कथन आपको याद रखने। ठीक है, इस प्रकार के कथन आपको याद रखने, जैसे ये यहाँ से पूरा ये कथन यहाँ तक आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए आप इसके लिए आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, तो आपको ताकि याद रहे ना। क्या कह रहा है कि तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था है ना, तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पीटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धारा में लकड़ी की डूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज का द्रोणाचार्य। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये विमलेंदु की आत्मा कह रही है अरविंद से। हाँ हाँ, तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, जो आपके नाटक का नाम है वो वही कहता है ना कि तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, ये अब हम देखते हैं और कुछ कि नाटक में मानव की अवसरवादी और स्वार्थपूर्ण मानसिकता का चित्रण भी है ना। इस नाटक में अगर सारांश में देखें तो इस नाटक में क्या हुआ है? मानव की अवसरवादी और स्वार्थपूर्ण मानसिकता का चित्रण हुआ है ना। विमलेंदु का प्रेत अरविंद से क्या कहता है? फाड़ कर फेंक दो इस्तीफा, ठाठ से नौकरी करो, अभी तक तुमने गबन नहीं किया पर अब करो, प्रेसिडेंट का साथ दो। ये विमलेंदु का प्रेत उसको क्या बोल रहा है? ताने मार के उसको व्यंग करके बोल रहा है कि फाड़ कर फेंक दो इस्तीफा, ठाठ से नौकरी करो, अभी तक तुमने गबन नहीं किया, मतलब तुमने गड़बड़ कुछ नहीं किया पर अब करो और प्रेसिडेंट का साथ दो। फिर अरविंद क्या बोलता है? मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं, आखिर अनुभवी आदमी है, तुम्हारा भला बुरा वे जितना सोच सकते हैं उतना शायद तुम नहीं। ये किससे कह रहा है अरविंद? अनुराधा से कह रहा है कि तू रिपोर्ट मत कर, बदनामी होगी, तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं कि यार नहीं करनी चाहिए रिपोर्ट, है ना, लड़कियों की, नहीं तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? बदनामी हो जाएगी, है ना। तो ये वही अभी जो हमने क्या देखा ऊपर, स्वार्थपूर्ण मानसिकता और अवसरवादिता, उसी का प्रतीक। ठीक है, व्यवस्था के दमन चक्र और शोषण तंत्र का पर्दाफाश हुआ है इसमें। युवा वर्ग व नारी की स्वतंत्रता की चेतना इस नाटक में आपको देखने को मिलेगी, है ना, युवा वर्ग और नारी की स्वतंत्र चेतना। ठीक है, लीला अरविंद से कहती है कि तुम केवल तुम हो, हम लोगों को कभी अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई है, तुम तय करते रहे हो कि हम लोग कैसे जिएं और हम लोग उसी तरह जीते रहें, लेकिन अब यह नहीं होगा, है ना। मतलब ये नारी स्वतंत्र चेतना बोल रही है कि तुम केवल तुम हो, हम लोगों को कभी अस्तित्व की जानकारी नहीं हुई और हमेशा तुम तय करते रहे हो कि हम लोग कैसे जिएं, है ना, हम लोग उसी तरह जीते रहे, लेकिन अब नहीं होगा ये, है ना, अब हम हमारे हिसाब से जीवन जिएंगे। कौन कह रही है? लीला अरविंद से बोल रही है। विरोध मत करो, सब बकवास है। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारों पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो, चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो। ये विमलेंदु का प्रेत बोलता है, किससे? अरविंद से बोलता है कि विरोध मत करो, सब बकवास है। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारों पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों को जन्म मत दो, चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो। ये विमलेंदु का प्रेत बोलता है, किससे? अरविंद से। तो ये आपका शंकर शेष जी का एक नाटक है। ठीक है, कौन सा? एक और द्रोणाचार्य, है ना। इस नाटक में हमने देखा, है ना, इस नाटक में हमने क्या देखा भैया? इसमें नारी की स्वतंत्रता, युवा वर्ग का उसका चित्रण किया गया है, व्यवस्था के दमन का, शोषण तंत्र का पर्दाफाश किया गया है ना, युवा वर्ग की नारी की स्वतंत्रता का वो किया गया है ना, और कुछ कुछ शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। तो इस प्रकार ये पूरा, वो भी निजी संस्थान में है ना, जहाँ पे कॉलेज सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि अपने मतलब उनको व्यापार की तरह, उद्योग धंधों की तरह संचालित किया जा सके। ठीक है, तो इसमें जो भी कथन महत्वपूर्ण थे और जो जो चीज़ें थी सारांश रूप में आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप इसकी वीडियो 2-3 बार, जितनी बार आप देखना चाहें देख सकते हो। 2-3 बार आप देखोगे मिनिमम तो आपको सारी चीज़ें
क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में हम अगले नाटक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।